ओके तो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इन द प्रीवियस लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कि हम लोगों ने क्या बात करी थी। हमने टीएस एंड एचएस डायग्राम बनाना सीखा था किसी आइडियल साइकिल के लिए, और हम लोगों ने वहां पर हीट जनरेशन की इक्वेशंस लिखी थी कि कितनी हमारी स्टीम ब्लेंड ऑफ हो सकती है और वो ब्लेंड ऑफ स्टीम की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी इन द प्रीवियस लेक्चर। हम लोगों ने M1 फाइंड आउट कर लिया था, M2 फाइंड आउट कर लिया था, M3 फाइंड आउट कर लिया था, M4 फाइंड आउट कर लिया था। इन शॉर्ट हम लोगों ने ना ब्लीडिंग स्टीम, जितनी हम लोगों ने स्टीम बाहर निकाली थी उसकी वैल्यूज को है ना फाइंड आउट करा था। बात करते हैं आज एफिशिएंसी निकालने की। तो अगेन वहीं से स्टार्ट करते हैं कि कितना हमारे पास हीट का एडिशन हो रहा है, कितना सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और क्या ये वैल्यूज हमारे पास जनरेट होने वाली है। ओके, सो क्या वैल्यू बताई थी हमने हीट एडिशन की। व्हाट इज द हीट एडिशन इन द साइकिल, कहाँ पर हो रहा था, ये बड़ा क्लियर था कि हीट एडिशन हो रहा है बॉयलर के अंदर, हीट का रिजेक्शन हो रहा है कंडेंसर के अंदर, और हमको वर्क डन बाय वर्क कहाँ पर मिल रहा है, टरबाइन के अंदर। ये कंसीडर कर रहे हैं हम लोग तब जब हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं पंप वर्क को। पहली कंडीशन में तब कंसीडर कर रहा हूँ जब मैं क्या कर रहा हूँ, पंप वर्क को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। बताओ हीट एडिशन क्या होगा। H0 minus HF1. वापस H2 नहीं है, H0 सर। H0। हाँ, वापस इस डायग्राम को समझते हुए करना। हीट एडिशन हो रहा है कहाँ पर, हमारा इस बॉयलर के अंदर। ये जो बॉयलर है ना, इस बॉयलर के अंदर हमारा क्या हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है। तो इस बॉयलर के अंदर हीट आउटपुट कितनी मिल रही है, H0 इंटू 1 kg। कितनी मिल रही है मुझे, H0 इंटू 1 kg, और इनपुट कितनी आ रही है इसके अंदर, HF1 इंटू 1 kg। तो कितना ऐड करना पड़ा, वो आउटपुट माइनस इनपुट कर लें, वो हमारे पास में हीट एडिशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग है ना आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे तो कहाँ पर, कंडेंसर के अंदर, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, रिजेक्शन आ जाएगा। बट आपको ये ध्यान रखना जरूरी है वाइल वी कैलकुलेटिंग दिस, कि कब हम लोगों को आउटपुट की वैल्यू एक्सेस में मिलेगी, कब हम लोगों को इनपुट की वैल्यू एक्सेस में मिलेगी। लाइक इन द केस ऑफ द बॉयलर, अगर हम बॉयलर की बात करें तो हमारा आउटपुट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द इनपुट, है ना। हमारा आउटपुट की वैल्यू जो है, जो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द इनपुट। तुम लोगों को ये दिख रहा है कि जो मैंने सामने स्क्रीन पे लगा रखा, चला रखा है। यस सर। क्या दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है ना। हाँ ठीक है, अब विजिबल हुआ है। तो जो हम लोगों के पास ये वैल्यू जनरेट हो रही है ना, यहाँ पर आउटपुट ज्यादा है, और बात करें कंडेंसर की तो कंडेंसर के अंदर इनपुट ज्यादा है। तो कभी भी हम जो वैल्यू निकालेंगे ना, हमेशा क्या करेंगे, हम लोग एक्सेस जो अमाउंट है उसमें से लोअर अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हायर में से लोअर अमाउंट को क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखते हैं इसको। द हीट एडिशन इन द साइकिल, that is the H0 minus HF1। we are considering the H0 minus HF1 because कि हमको पता है कि H0 की वैल्यू ज्यादा है as compared to the HF1। बात करो हीट रिजेक्शन के बारे में। बात करो हीट रिजेक्शन के बारे में। हीट रिजेक्शन कहाँ हो रहा है, जैसे साइड में लिख देता हूँ, हीट का एडिशन कहाँ हो रहा है हमारे पास, बॉयलर के अंदर, और हीट का रिजेक्शन कहाँ हो रहा है हमारे पास, कंडेंसर के अंदर। ठीक है, तो ये कंडेंसर के अंदर हीट का रिजेक्शन हो रहा है, तो बताओ वैल्यूज क्या आएंगी। 1 minus summation m 1 minus h5 summation m h5 h5 into minus h5 minus hf5 hf5 hf5। गुड, ठीक है। कैसे आया, कैसे आया, हमारे पास में एंटर कितनी कर रही है, 1 माइनस समेशन m इंटू h5 हमारे पास एंटर कर रही है। कितनी स्टीम बाहर निकल रही है, 1 माइनस समेशन m hf5 स्टीम बाहर निकल रही है। किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, कंडेंस हो रहा है मतलब ठंडा हो रहा है, तो जो इनपुट आ रहा है वो वैल्यू ज्यादा होगी। तो हमने क्या कर दिया, इसको इनपुट में से, हमने इनपुट में से आउटपुट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है वो हमारे पास में निकल के आ जाएगी। वर्क डन बाय टरबाइन, what is the work done by turbine, the work done by turbine is heat addition minus heat rejection। यही तो हमारे पास में वर्क डन बाय टरबाइन होता है।
कितना जो भी वर्क डन कर रहे हैं, जितनी हीट ऐड कर रहे हैं माइनस कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, दैट इज द वर्क डन बाय टरबाइन। बची हुई हीट कहाँ जा रही है, वर्क डन करने के अंदर जा रही है। तो हमारे पास में एफिशिएंसी क्या हो जाएगी किसकी, रीजनरेटिव साइकिल की। आई एम टॉकिंग अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ रीजनरेटिव साइकिल। तो वो कितनी हो जाएगी, वर्क डन बाय टरबाइन अपॉन हीट एडिशन। और इसको सॉल्व करें तो वर्क डन बाय टरबाइन कितना है हमारे पास में, क्यू ए माइनस क्यू आर अपॉन क्यू ए। और इसको और अच्छे से लिखो तो 1 माइनस क्यू आर अपॉन क्यू ए, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है हमारे पास में, एफिशिएंसी ऑफ रीजनरेटिव साइकिल इज इक्वल्स टू 1 माइनस समेशन ऑफ m h5 माइनस hf5 अपॉन h5 माइनस hf5 अपॉन h0 माइनस hf1। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द रीजनरेटिव साइकिल। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ रीजनरेटिव साइकिल। अगर ये साइकिल रीजनरेटिव नहीं होकर रैंकाइन होता, सुनना और समझना ना, अगर ये साइकिल रीजनरेटिव नहीं होकर क्या होता, सिर्फ और सिर्फ रैंकाइन होता, तो क्या करते, तो क्या एफिशिएंसी निकल के आती? यहाँ पर डायग्राम को समझने की और थोड़ा सा समझने की, डिटेल में समझने की कोशिश सर ये करना। फीड हीटर्स नहीं होते? बिल्कुल ये फ्री हीटर्स नहीं होते, अगर ये रैंकाइन होता तो। सर कंडेंसर से जो बाहर निकलती हीट उसको एडिशन मतलब माइनस कर देते ना, बिल्कुल वही माइनस जैसे कर क्यू देते। क्यू ए हो जाता एच नॉट माइनस एच 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 एफ फोर, या देखो फिर देखो 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 सुनो, यहाँ से जो हीट निकलती ना, ये हीट ही हमारे पास सीधी जाती और ये किसके अंदर एंटर कर देती, हमारे बॉयलर के अंदर एंटर हो जाती, ठीक है। यही क्या होती है, हमारे बॉयलर के अंदर जाकर एंटर हो जाती। मतलब ये जो हीट HF5 पे बाहर निकल रही है, वही HF5 पे जाके कहाँ एंटर हो जाती है, हमारे बॉयलर के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास हीट एडिशन कितना हो जाता, H0 माइनस HF5। हमारे पास हीट एडिशन कितना हो जाता, H0 माइनस HF5। और हीट रिजेक्शन कितना होता, बताओ, हीट रिजेक्शन कितना होता, H5 माइनस HF5। H5 माइनस HF5। क्यों, क्योंकि अब फिर तो हमको भी स्टीम ही ब्लेंड ऑफ नहीं करते, तो हमको स्टीम ही ब्लेंड ऑफ नहीं करते। अगर स्टीम ब्लेंड ऑफ नहीं करते तो हमको ये इतनी सारी दिक्कत ही नहीं होती कोई भी। समझ गए बात? क्लियर है मेरी बात? हम लोग सिर्फ यहाँ से एंटर करते, यहाँ से एंटर कर निकलते और निकल के सीधा कहाँ चले जाते, इस टरबाइन के अंदर चले जाते। तो हमारे पास में ये समेशन, ये जो समेशन एम गेम चल रहा है, ये तो बंद हो जाता। सिर्फ H5 माइनस HF5 क्या होती, रिजेक्ट होती, और HF5 माइनस H0 माइनस HF5 हमारे पास क्या होता, हीट का एडिशन होता। तो इसी केस के अंदर अगर मैं रैंकाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल कितनी होती है मेरे पास में, 1 माइनस H5 माइनस HF5 अपॉन H0 माइनस HF5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को ना क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं कि लेट सपोज कि ये वाली तो इक्वेशन नंबर हो गई A और ये वाली इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास में B। हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है और इनके लिए रिलेटिवली कुछ स्टेटमेंट लिखनी है। देखो ए और बी को जो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो ए के अंदर कॉमन चीजें 1 माइनस यहाँ पर भी है, 1 माइनस यहाँ पर भी है, तो ये हमारे काम के नहीं है, इन दोनों को छोड़ दो, इनको हम बात ही नहीं करेंगे। बात करते हैं जो वैल्यू लिखी हुई है उसके न्यूमरेटर की। जो वैल्यू लिखी हुई है इसके न्यूमरेटर की, अगर उसके न्यूमरेटर के अंदर देखोगे तो उसके न्यूमरेटर के अंदर क्या आ रहा है,
यहाँ पर मेरे पास में क्या आ रहा है, मेरे पास में वैल्यू आ रही है 1 माइनस समेशन m h5 माइनस hf5, और यहाँ पर वैल्यू आ रही है h5 माइनस hf5। तो कोई बताएगा कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, 1 माइनस समेशन ऑफ m h5 माइनस hf5 ज्यादा होगा या फिर h5 माइनस hf5 ज्यादा होगा? H5 minus HF5. ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, समेशन m बहुत छोटी क्वांटिटी है, 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रही है, फ्रैक्शन अमाउंट हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये बताया कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है। ओके, सिमिलरली अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो h0 माइनस hf1 की वैल्यू ज्यादा होगी या h0 माइनस hf5 की वैल्यू ज्यादा होगी? h0 माइनस hf1 ज्यादा होगा या फिर h0 माइनस hf5 ज्यादा होगा? बोलो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? H0 minus HF5. h0 माइनस hf5। रीजन हमारे पास बड़ा तो ये है, सर उसमें फीड हीटर्स में जा रही है ना। डिफरेंस की बात करते हैं हम लोग ना, डिफरेंस की बात करते हैं। होने को तो hf1 बड़ा है, मगर इनका डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस किसका ज्यादा होगा, h0 माइनस hf5 का ज्यादा होगा। तो व्हेन वी पुट दीज वैल्यू इन द साइकिल तो हम लोगों को क्या मिलता है, देखो ये ऑलरेडी वैल्यू छोटी हो गई, ठीक है, तो उसका फ्रैक्शन क्या हो गया, वैल्यू कम हो गया, तो 1 में से एक छोटा फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और रैंकाइन के अंदर क्या हो रहा है, 1 में से कंपैरेटिवली बड़ा फ्रैक्शन क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल इज ग्रेटर देन द, सॉरी, एफिशिएंसी ऑफ रीजनरेटिव साइकिल इज ग्रेटर देन द रैंकाइन साइकिल। हमने यहाँ से एक छोटा सा स्टेटमेंट ये दिया है कि थर्मल एफिशिएंसी ऑफ regenerative cycle is greater than the thermal efficiency of Rankine cycle। और ये आरटीओ आपसे ना बहुत बहुत बार पूछता है, मतलब मोस्टली जो इनका क्वेश्चन पूछने का मोटिव होता है वो यहीं से निकल के आता है कि राइट द रिलेशन बिटवीन दिस, कि या फिर प्रूव दैट द रीजनरेटिव थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रीजनरेटिव साइकिल इज ग्रेटर देन द रैंकाइन साइकिल। ठीक है, तो उस केस में तुमको क्या करना है, उस केस में तुमको है ना ये दोनों की ये निकालनी है, और जैसे भी हमने कंपेयर किया उसी टाइप से इसको क्या कर दोगे, कंपेयर कर दोगे, और कंपेयर करके क्या करोगे, इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करके लिख दोगे कि द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रीजनरेटिव साइकिल इज ग्रेटर देन द रैंकाइन साइकिल। ठीक है, अगर यहीं पर हम लोग पंप पर कंसीडर करने लग जाए तो यहीं पर अगर हम लोग पंप पर कंसीडर करने लग जाए तो अगर हम लोग पंप पर कंसीडर करने लगेंगे तो जो हमने वर्क डन बाय टरबाइन निकाला है, जहां पर हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन करा है, उसमें से है ना वर्क डन बाय पंप को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इट मींस अगर मैं यहाँ पर कंसीडरिंग करूं पंप वर्क को, यहाँ पर मैंने लिखा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ किसको, पंप वर्क को, कंसीडर पंप वर्क। तो पंप वर्क का सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, वर्क डन बाय टरबाइन पर। तो वर्क डन बाय टरबाइन क्या हो जाएगी, QA माइनस QR माइनस WP। और जितने भी हमने ना वर्क यहाँ पर टरबाइन वो लगाए हैं, पंप लगाए हैं, उन सारे पंप को हम लोग क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। ठीक है, इन सारे पंप को हम लोग क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। कि इसको क्या करने के बाद में हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको, QA माइनस QR माइनस समेशन ऑफ WP माइनस समेशन ऑफ WP। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, इन सब के अलावा है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को ध्यान रखनी होती है। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वर्क डन बाय टरबाइन है ना, ये वर्क डन बाय टरबाइन हमको इस HS डायग्राम से निकालना आना चाहिए। ये जो हमने HS डायग्राम क्रिएट किया है, इस HS डायग्राम से भी हमारे पास में क्या निकलना चाहिए, वर्क डन बाय टरबाइन निकालना चाहिए। तो देखो कैसे निकालते हैं वर्क डन बाय टरबाइन, मतलब जो हमारा प्रोसेस कैसा है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, उस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन बाय टरबाइन निकाल रहे हैं। तो उस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के अंदर ये कंप्लीट जो स्ट्रेट लाइन है, ये किसको बता रही है, हमारे टरबाइन के वर्क डन को बता रही है। तो वर्क डन बाय टरबाइन कैसे लिखते हैं समझना, फिर आगे तुमसे लिखाऊं तो उसको बताना, बोले सर ठीक है ये आपने बताया है, और उसको हमने इस टाइप से जनरेट कर सकते हैं। देखो वर्क डन बाय टरबाइन, टरबाइन स्टीम में एंटर, हमारी स्टीम जो है टरबाइन में एंटर हुई एट द स्टेज 0। ओके,
स्टेज 0 से लेकर स्टेज 1 तक क्या हुआ, स्टेज 0 से लेकर स्टेज 1 तक क्या हो रहा है, हमारे पास में स्ट्रीम क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है और वहां पर वर्क डन जनरेट कर रही है। तो कितनी स्ट्रीम थी, 1 kg स्ट्रीम थी, कितने तक हुआ, H0 माइनस H1 तक इन्होंने हमको क्या प्रोवाइड किया, वर्क डन प्रोवाइड करवाया। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर, फिर हमारे पास में स्ट्रीम का ही 1 से लेकर 2 तक, बट कितनी स्ट्रीम है हमारे पास में, 1 माइनस M1, कितनी स्ट्रीम है हमारे पास में, 1 माइनस M1। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, 1 माइनस M1 H1 माइनस H2। नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या लिखेंगे, यहां तक आ गए, पॉइंट 2 तक आ गए। अब यहां से हमने M2 के जी स्ट्रीम बाहर निकाल दी, कितनी स्ट्रीम एक्सपेंड कर रही है, 1 minus M1 minus M2 1 माइनस M1 माइनस M2, 1 माइनस M1 माइनस M2। और कितनी एंथैल्पी का डिफरेंस हो रहा है इनके अंदर, H2 minus H3 H2 माइनस H3। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ में, H2 माइनस H3 के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, H2 माइनस H3 के साथ में मैंने, एक सेकेंड, H2 माइनस H3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम स्टेज 3 तक आ गए, फिर कहाँ पर कितना हो रहा है, प्लस 1 माइनस M1 माइनस M2 माइनस M3। और कितनी स्ट्रीम कहाँ से कहाँ तक डिफरेंस जनरेट हो रहा है, H3 से H4 तक हमारे पास में स्टीम टरबाइन वर्किंग कर रही है। फिर हमारे पास में क्या है, 1 माइनस समेशन ऑफ M, 1 माइनस समेशन ऑफ M का मतलब, समेशन M का मतलब M1 M2 M3 M4, जितने फीड हीटर्स हम लोगों ने लगाए हैं उतने ही फीड हीटर्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। 1 माइनस समेशन ऑफ M H4 माइनस H5। अब इसके बाद तो टरबाइन वर्क डन कर नहीं रही है, उसके बाद क्या हो रहा है, इसके अंदर कंडेंसेशन हो रहा है, तो ये वर्क डन बाय टरबाइन क्या हो गया, यहाँ पर इस टाइप से निकल के आ गया। तो व्हेन वी आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, ध्यान रखना, जब हम लोग है ना न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो इसको बड़ा ही कंसिडर फोकस करेंगे कि हम लोग वर्क डन बाय टरबाइन किससे निकालने की कोशिश करेंगे, इस एचएस डायग्राम से निकालने की कोशिश करेंगे, और उसी की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, हमारी टरबाइन की एफिशिएंसी निकालेंगे। ये मेथड समझ में आया, क्लियर है बच्चे ये मेथड। अब बताओ, ये अगर डायग्राम में ना हमने बात करी आइडियल की, ये आइडियल नहीं होकर एक्चुअल होता तो क्या इफेक्ट पड़ता, ये आइडियल नहीं होकर अगर एक्चुअल होता तो क्या इफेक्ट पड़ता, देखो हेडिंग डालो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल प्रोसेस ऑन टीएस एंड एचएस डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल प्रोसेस ऑन टीएस एंड एचएस डायग्राम। अभी हम लोगों ने किसकी बात करी, आइडियल की बात करी, अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, एक्चुअल के बारे में, जो कि हमारे पास प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। तो मैं टीएस के अंदर से सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, ये सारा के सारे चेंजेस जो जनरेट होंगे वो कहाँ पर होंगे, वर्क डन के अंदर जनरेट होंगे। तो मान लो कि मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ टीएस डायग्राम की, कि यहाँ पर मेरे पास टेम्परेचर है और यहाँ पर मेरे पास एंट्रोपी है, डॉम कुछ इस टाइप से एक्सटेंड हो रखा है। इनिशियली हमारे पास में जो कंडीशंस थी वो कुछ यहाँ से आके, ये हमारे पास पॉइंट, लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमारे पास पॉइंट 0 था, 0 से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जनरेट हो रही थी, 0 से 1 आए, 1 से 2 आए, 2 से 3 आए, 3 से 4 आए और 4 से 5। यहाँ पर सबसे हमने क्या बनाई थी, एक स्ट्रेट लाइन बनाई थी। ठीक है, ये कैसा साइकिल था हमारे पास में, आइडियल साइकिल था। ये कैसा साइकिल था हमारे पास में, आइडियल साइकिल था। बट इन द केस ऑफ द एक्चुअलिटी, एक्चुअल के अंदर क्या होगा, यहाँ पर लॉसेस जनरेट होंगे। तो लॉसेस जनरेट होने का मतलब क्या है, इसकी एंट्रोपी अब आइसेंट्रोपिक नहीं रहेगी। यही तो होती है एंट्रोपी, डिस्टर्बेंस। एंट्रोपी क्या होती है, डिस्टर्बेंस ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम के अंदर हमारे पास में क्या डिस्टर्बेंस जनरेट हो रहा है, उसको हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, एंट्रोपी बोला हुआ है। अगर हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है और उसके अंदर लॉसेज हो रहे हैं,
तो लॉसेस होने की वजह से ये प्रोसेस जो हमारा अभी तक कैसा चल रहा था, ऐसे स्ट्रेट चल रहा था, आइसेंट्रोपिक चल रहा था, वो स्ट्रेट नहीं जाकर क्या करेगा, कुछ इसको फॉलो करेगा, कुछ इस पाथ को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। ठीक है, ये पाथ फॉलो करने का मतलब ये हम आ गए कहाँ पर, 1 डैश पर, 2 डैश पर, 3 डैश पर, 4 डैश पर और 5 डैश पर। ये कौन सी प्रोसेस हो गई, हमारी एक्चुअल प्रोसेस हो गई। और इसी को अगर मैं कहूँ कि तुमको इसका एचएस बनाना है, तो इसका एचएस कैसे क्रिएट होगा, इसका एचएस कैसे क्रिएट होगा, बताओ। तो उसमें भी एंट्रोपिक लाइन कांस्टेंट नहीं रहेगी। बस उसमें भी हमारे पास क्या होने वाली है, एंट्रोपी की लाइन कांस्टेंट नहीं रहने वाली है। और एंट्रोपी की लाइन अगर हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा, वहां पर चेंजेस हो क्या आ जाएंगे। और चेंज कैसे होंगे, देखो वो चेंज कैसे होंगे, कि ये हमारे पास में क्या, ये एचएस डायग्राम बनाया था, यहाँ पर हमारे पास सैचुरेशन लाइन थी, इस सैचुरेशन लाइन के अंदर ये हमारे पास सैचुरेशन लाइन थी, किसी स्टेज पे तो हमारे पास प्रेशर जनरेट हो रहा था कुछ इस टाइप से कि ये P0, P1, P2, P3, P4, P5। यहाँ से हम लोगों ने M1 की स्ट्रीम बाहर निकाल दी, यहाँ पर हमने M2 बाहर निकाल दी, यहाँ M3 बाहर निकाली, यहाँ पर हम लोगों ने M4 बाहर निकाल दिया और यहाँ पर 1 माइनस समेशन ऑफ M बाहर आ गया। ठीक है, फिर ये प्रोसेस ऐसे फॉलो नहीं करके कैसे फ्लो करती है, ये प्रोसेस कैसे फ्लो करती है, ये प्रोसेस जाती है कुछ इस टाइप से, 0, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश एंड 5 डैश। जो 1 kg यहाँ फ्लो हो रही थी वो 1 kg फ्लो होगी यहाँ पर। M1 इससे हमने बाहर निकाल दिया तो 1 माइनस M1, फिर हमने M2 बाहर निकाल दिया तो 1 माइनस M2, फिर हमने M3 बाहर निकाल दिया तो 1 माइनस, यहाँ पर लिखना M1 माइनस M2, फिर M3 बाहर निकाल दिया तो 1 माइनस M1 माइनस M2 माइनस M3, और लास्ट के अंदर यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 माइनस समेशन ऑफ M। यहाँ कितना आ रहा है हमारे पास, 1 माइनस समेशन ऑफ M। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन और जनरेट होता है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द H1 डैश, H2 डैश, H3 डैश, H4 डैश एंड द H5 डैश। How can we find out the values of H1 dash, H2 dash, H3 dash, H4 dash and H5 dash? बताओ। बोलो। अच्छा, who's the name with the index? अपना नाम रिप्लेस करो। आज मैंने एंटर कर दिया है, कल से नहीं एंटर करने दूंगा। जो नाम से है कल वही एंटर होंगे। नाम बोलो, कौन है इंटेक्स के नाम से। बेटा अटेंडेंस की इशू है, अटेंडेंस नहीं लग पाएगी आपके से ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा कि ये H1, H2, H3, H4, H5 कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो मॉड्यूलर चार्ट्स होंगे H1, H2, H1, H2, H3, H4, H5 तो तुमने ना मॉड्यूलर चार्ट से निकाल दिया, बट H1 डैश, H2 डैश, H3 डैश, H4 डैश एंड H5 डैश कैसे निकालोगे। वो मॉड्यूलर चार्ट से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मॉड्यूलर चार्ट तुमको सिर्फ स्ट्रेट लाइंस प्रोवाइड करवाता है, कर्व लाइंस हमको है ना मॉड्यूलर चार्ट नहीं प्रोवाइड करवाता है। ड्राइनेस। देखो
इसके लिए ना ड्राइनेस फ्रैक्शन इज अ ऑप्शन, बट सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो क्या होता है, एफिशिएंसी। ये कब जनरेट होगा, जब हमारे पास में क्या होगा, कुछ एरर जनरेट होगी, और एरर आने का मतलब क्या है, वहां पर क्या आ गई है, एफिशिएंसी आ गई है। तो उस टाइम पे जो एफिशिएंसी है किसी स्टेज की, वो क्या होगी, द एफिशिएंसी ऑफ स्टेज इज h नॉट माइनस h1 डैश अपॉन h नॉट माइनस h1। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, h1 डैश निकाल लेंगे। अगर हमको एफिशिएंसी दे रखी है, हमको बोला कि 10% लॉस हो गया, 10% लॉस हो गया मतलब कितना परसेंट एफिशिएंट है वो भाई, 10% लॉस होने का मतलब कितना परसेंट एफिशिएंट हो गया, 0.9। 0.9, या फिर हम बोले 90%। ठीक है, 0.9 अदरवाइज 90%, इतना परसेंट वो क्या हो गया, उसके अंदर एफिशिएंट हो गया। तो हमको एफिशिएंसी की वैल्यू दे देगा 0.9। H0 और H1 ये किससे मिल जाएंगे, हमको मॉइलर चार्ट से मिल जाएंगे, हम H1 डैश निकाल लेंगे। सिमिलरली ये जो एफिशिएंसी है दैट इज द H0 माइनस H2 डैश अपॉन H0 माइनस H2। यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2 डैश निकल जाएगा। अब बोलना सर कि 1 क्यों नहीं लिया आपने, जब H2 डैश निकाल रहे हो तो आपने H1 माइनस H2 डैश अपॉन H1 माइनस H2 क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, पहली स्टेज से हो रहा है। अगर ये चेंज इस टाइप से होता कि 0 से 1 तक कांस्टेंट रहता, 1 से आने के बाद में फिर यहाँ पर चेंज होता, तो मैं क्या बोलता है इसको, तब मैं इसको बोलता कि इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी कितनी है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी है H0 माइनस H1, सॉरी इसकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी, H1 माइनस H2 डैश अपॉन H1 माइनस H2। पिंक कलर यूज किया है, समझना, इसके अंदर ग्राफ के अंदर ये बता रखा है, अगर ये चेंज सिर्फ यहाँ से होता है, स्टेज नंबर 1 से लेकर 2 डैश तक चेंज होता, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, अदरवाइज हम इसका यूज नहीं करते। अगर नहीं विजिबल है तो देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस छोटे से सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ पर है ना, इसको यूज करके ना अदर भी बहुत सारे हमारे पास अरेंजमेंट है, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी स्टार्ट, तो हम इन अदर अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से अरेंजमेंट यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो उन अरेंजमेंट को बढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स चीजें जो हमको पता होनी चाहिए, वो कुछ ऐसी हैं कि स्टीम ट्रैप एक डिवाइस है जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं। तो स्टीम ट्रैप क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टीम ट्रैप। एक स्टीम स्टॉप वॉल होता है, ठीक है, एक हमारे पास में स्टीम सेपरेटर होता है, और एक हमारे पास में स्टीम ट्रैप होता है। तीनों में डिफरेंस बताओ। आई एम आस्किंग द डिफरेंस बिटवीन द steam trap, steam stop wall and steam separator। ये तीन बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए, ताकि हम लोग है ना इसके अदर अरेंजमेंट के अंदर कुछ इनमें से चीजें है ना डिवाइसेस का यूज कर सकें। इनमें से दो तो हमारी माउंटिंग, एक तो हमारी माउंटिंग है, ये स्टीम स्टॉप वॉल तो हमारा माउंटिंग होता है, और स्टीम सेपरेटर और स्टीम ट्रैप ये दोनों क्या चीज होती है, हमारी एसेसरीज होती है। ठीक है, तो दोनों में अब इसमें डिफरेंस बताओ क्या है, स्टीम ट्रैप क्या है, स्टीम स्टॉप वॉल क्या है। ठीक है, सुनो, स्टीम स्टॉप वॉल वो वॉल है जो कि क्या करता है, हमारी स्टीम को कलेक्ट करता है और कहीं पर भेजने से पहले उसको रोकने का काम करता है। मतलब मैं उसको बॉयलर से निकाल के अगर सुपर हीटर के अंदर भेजना चाहता हूँ, तो उसका मैं कलेक्ट करने के लिए किसका यूज करूंगा, स्टीम स्टॉप वॉल का वो यूज करूंगा। स्टीम सेपरेटर क्या है, स्टीम सेपरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि स्टीम में से वाटर को अलग करती है। ठीक है, मतलब वेट स्टीम और ड्राई स्टीम को अलग अलग करने का काम किसका होता है, स्टीम सेपरेटर का होता है। वहीं स्टीम ट्रैप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिस्चार्ज द कंडेंसेट एंड द नॉन कंडेंसेबल गैसेस। ठीक है, जो हम लोग कंडेंसेट यूज कर रहे हैं, उस कंडेंसेशन की जो कंडेंसेट है उसकी मिक्सिंग
हमारी नॉन कंडेंसेट के साथ में ना हो उसको ध्यान कौन रखता है, स्टीम ट्रैप यूज करता है। जनरली हमारा जो फ्लो होता है वो कहाँ होता है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाता है या फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। सर हाई से लो। हाई से लो की तरफ जाता है। तो स्टीम ट्रैप जो है इस डायरेक्शन को मेंटेन करने का काम करता है कि हमारे पास जो फ्लो हम लोग करवा रहे हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर हो, रिवर्स डायरेक्शन के अंदर ये फ्लो नहीं हो। मतलब जब हम लोगों ने 2 फ्री हीटर्स यूज करे, मान लो कुछ हाई एंथैल्पी पे एक लो एंथैल्पी पर है, यहाँ से लो एंथैल्पी से हाई एंथैल्पी की तरफ हमारे पास जो फ्लो होता है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, ठीक है। बट अगर हम लोग बात करें कि मुझे इसके डायरेक्शन को रिवर्स करना है, मुझे इसकी डायरेक्शन को क्या करना है, रिवर्स करना है कि मेरा फ्लो कहाँ हो, हाई से कहाँ की तरफ जाए, लो सेपरेटर की तरफ जाए, तब क्या होता है कि यहाँ पर का जो कंडेंसेट है वो कंडेंसेट इसके साथ में क्या होने की कोशिश करता है, मिक्सिंग होने की कोशिश करता है। तो वो मिक्सिंग को रोकने के लिए बीच में हम लोग क्या लगा देते हैं, एक स्टीम ट्रैप लगा देते हैं। दिस स्टीम ट्रैप इज शोन बाय द स्क्वायर, एक ऐसे रेक्टेंगल टाइप में है ना, इसको क्या शो करते हैं, सिंबल होता है इसका, इसको हम क्या कहते हैं, स्टीम ट्रैप कहते हैं। इस स्टीम ट्रैप का काम क्या है कि यहाँ से जो हम लोग स्टीम लोअर साइड में भेज रहे हैं यहाँ पर इसका मिक्सिंग नहीं हो, ये कंडेंसेट और नॉन कंडेंसेट दोनों क्या रहे, अलग अलग रहे। ये काम है हमारा स्टीम ट्रैप का। होप सो इट इज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। तो कल हम लोग है ना कुछ अदर टाइप के फीड हीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे जहां पर हम कुछ बॉयलर फीड पंप का यूज करेंगे। हम बात करेंगे किसके बारे में, स्टीम ट्रैप के बारे में, कुछ अलग अलग सिस्टम्स जहां पर ड्रेन कूलर का यूज करना है हमको, ठीक है, हम लोग को ड्रेन पंप का यूज करना है। तो इन सबको स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज का लेक्चर क्लियर हुआ आपको, कैसे एफिशिएंसी निकलती है, कैसे वर्क डन बाय टरबाइन निकलती है, ठीक है। आज हम लोगों ने यही कंसीडर किया है कि कैसे एफिशिएंसी ऑफ रीजनरेटिव साइकिल निकाली गई है, उसको रैंकाइन से कंपेयर किया है, और फिर हम लोगों ने वर्क डन बाय टरबाइन निकालने का एक और तरीका देखा। जो हम लोगों ने तरीका किसके ऊपर बेस करवा था, वो तरीका हमने बेस किया था हमारे एचएस डायग्राम के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर, होप सो इट इज ऑल क्लियर टू ऑल। So let's end the today's class. Okay.